तो आज दोस्तों जो हमारा वीडियो होगा, ये कल के वीडियो का जो शिक्षण और अधिगम बता रहे थे उसी के आगे है। और हमने आपको शिक्षण के बारे में बहुत बेहतर तरह से बताया। अब उसके आगे जो कंडीशन होगी यहीं से शुरू होगी। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लिए, वो आपका बेस पूरी तरह से बनाएगा, ठीक है ना। तो हम जरा देखिए क्या बोल रहे थे। हमने बोला था, जरा देखिए टॉपिक पहले हम क्या पढ़ रहे थे। हम अपने टॉपिक पे पहले बात करते हैं। हम पहले आप बता रहे हैं आपको कि हम पहले शिक्षण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? शिक्षण। और शिक्षण में हमने कुछ तत्वों के बारे में जानकारी किया था। पहले हम फ्लो चार्ट के जरिए इसको थोड़ा सा रिवीजन करा देते ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने बोला था कि शिक्षण जो होता है यानी कि लर्निंग जो है उसमें आपको विभिन्न जो कार्य होते हैं, हमने बोला कि शिक्षण के बहुत सारे कार्य होते हैं, यानी कि ये सभी आप समझ लीजिए क्या है, कार्य है। हमने बोला था ये कार्यों को आपको करने से पहले हमें ये कार्य नहीं करना है। इन कार्यों की जानकारी लेने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? शिक्षण के अर्थ को जानना पड़ेगा। यानी कि शिक्षण के अर्थ को हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा, ना कि हम कार्य को जानेंगे। तो इसको हमने समझा था। हमने बोला था फिर जब हम अर्थ को जानेंगे, अर्थ के संदर्भ में बात करेंगे, तो हम बताएंगे कि ये कहाँ से निकला है। हमने कहा था कि यह एक टीचिंग से निकला है। कहाँ से निकला है? टीचिंग से निकला है। और टीचिंग हिंदी शब्द के पर्याय शिक्षण से मिलकर बना है। अगला हमने बताया था, जो तीसरा एस्पेक्ट हमने यहाँ पे छुआ था, वो था हमारा कि जो शिक्षण होता है, अगर शिक्षण की बात करें तो यह एक छोटे लेवल अर्थात कि कहाँ से शुरू होता है, यह एक विद्यालय से। हमने बोला था विद्यालय का कनेक्शन कहाँ से होता है बच्चों? हमने बोला था कि समाज से होता है। तो हमने कहा था यह एक कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। अगर यह सामाजिक प्रक्रिया है तो हमने बोला था कि इसका जुड़ाव किससे है? देश या राष्ट्र से है। और हमने बोला था अगर यह देश से राष्ट्र से है तो उस लेवल पे अगर हम बात करें कि देश या राष्ट्र के लेवल पर शिक्षण क्या होगा, तो हमने बोला था कि चार तत्व को आपको समझने की जरूरत होगी। चार तत्व की। और चार तत्व में हमने जो बात किया था उसमें हमने कहा था कि शासन प्रणाली कैसी होगी उस देश की, शासन प्रणाली, और सामाजिक परिस्थितियां कैसी होंगी, सामाजिक परिस्थितियां, फिर सामाजिक दर्शन कैसा होगा, और मूल्य। सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियां और मूल्य, इन चारों के आधार पर, इन चारों के आधार पर यह देश का शिक्षण तय होता है। यानी कि जिस देश में ये चारों मूल्य, चारों चीजें पाई जाएगी, उस देश में शिक्षण की व्यवस्था बेहतर होगी। और जिस देश में नहीं पाई जाएगी उस देश की शिक्षण व्यवस्था बेहतर नहीं होगी। हमने यहाँ तक आपको शिक्षण के बारे में बता दिया था। अगर आपको ये फ्लो चार्ट एकदम बढ़िया से इस तरह से बना लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक हमने आपको क्लियर कर दिया था। अब इसी के हम आगे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो शेयर जरूर करें, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके हमें वीडियो आपके लिए ला रहे हैं ताकि आपको अच्छा परफॉर्मेंस हो पेपर के समय। तो चलिए, अगर शिक्षण की हम बात करें तो शिक्षण वो चार तत्वों से मिलकर बना था। तो हम बोल सकते हैं कि क्या, अतः इन चार तत्वों पर ही यह निर्णय किया जा सकता है कि उस देश की शिक्षण व्यवस्था कैसी होगी। तो लिख लीजिए उसके बाद में, अतः इन चार तत्वों के चार तत्वों के चार तत्वों के हिसाब से चार तत्वों के हिसाब से यह तय किया जा सकता है, यह तय किया जा सकता है कि उस देश की शिक्षण व्यवस्था कैसी होगी। शिक्षण व्यवस्था कैसी होगी, ये चीज आप पॉइंट में लिख
लिखते रहिए। जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप पॉइंट में लिखते रहेंगे जरूर, क्योंकि ये आपका एक बेहतर पूरा याद करने के लिए याद तो कर लेंगे, लेकिन इसको कॉपी में अगर आप लिख लेंगे या 2-3 बार इसको देख लेंगे तो एक बेहतर तरह से समझ जाएंगे आप। अब बात करते हैं इसी के आगे। लिखे देखिए, पहले समझ लीजिए। अब हम यही 4 तत्वों को फिर उठाते हैं। ये जो 4 तत्व है, अब हम बार बार नहीं लिखेंगे वो 4 तत्व, आप समझ जाएंगे कि वो 4 तत्व कौन है, हमने लिख दिया था। इन्हीं 4 तत्वों के हिसाब से जो हमारा शिक्षण होता है, हमने शिक्षण के ही तो बारे में समझ रहे हैं। जो शिक्षण होता है, ये शिक्षण 3 कैटेगरी में बटा है, यानी कि अगर प्रकार बोले तो 3 प्रकार में शिक्षण को बांटा गया है। तो किसके आधार पर? इन 4 तत्वों के आधार पर। आप बोल सकते हो कि शासन प्रणाली, मूल्य, सामाजिक परिस्थिति तथा दर्शन के हिसाब से हम शिक्षण को कितने भाग में विभाजित करते हैं? 3 भागों में विभाजित करके देखते हैं। और वो 3 भाग कौन से हैं? ADL। आप याद रखेंगे क्या? ADL। ए का मतलब होगा ऑटोक्रेसी। क्या होगा? ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। डी का मतलब होगा डेमोक्रेसी। क्या होगा? डेमोक्रेसी होगा। और एल का मतलब होगा आपका लेजेस फेयर। क्या होगा? लेजेस फेयर, FAIRE। ठीक है ना, लेजेस फेयर। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है बच्चों लोग एक तंत्र। क्या होता है? एक तंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। क्या? लोकतंत्र। और लेजेस फेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप रहित शासन। हस्तक्षेप रहित शासन। आई थिंक ये चीज क्लियर हो रहा होगा जो हम लिख दिए। तो हमने क्या बताया, इन 4 तत्वों के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला बोलेंगे एक तंत्र, दूसरा बोलेंगे लोकतंत्र, तीसरा बोलेंगे हस्तक्षेप रहित शासन, यानी कि ADL, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, लेजेस फेयर। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा ना। तो अब जरा देखिए इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जरा देखिए। पहले वाले को अगर हम उठाएं तो पहले वाले को लिख सकते हैं मोटी। मोटी लगा के ए है तो ए जोड़ देना, फिर मोटी लगा के दूसरे वाले को क्या जोड़ देना? मोटी लगा के डी जोड़ देना, और फिर तीसरे वाले को हम लगाएंगे मोटी लगा के एल। ये हो गया। इसका मतलब क्या है जो हमने लिखा? इसका मतलब भी लिख लेते हैं। ये है आपका मीनिंग, MEANING, मीनिंग ऑफ टीचिंग, TEACHING, टीचिंग इन। आगे ए का मतलब यहाँ पे लिखा है ऑटोक्रेसी। हिंदी में इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ। एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का अर्थ, ये हो गया। उसी तरह से मीनिंग ऑफ टीचिंग इन डेमोक्रेसी, ये हमने पूरा लिखा है। उसी के आगे डी का मतलब डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ। क्या होगा? लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का अर्थ। यहाँ पे फिर मोटी है, यानी कि मीनिंग ऑफ टीचिंग इन, एल का मतलब लेजेस फेयर। अब यहाँ पे लिखेंगे हस्तक्षेप रहित शासन में, हस्तक्षेप रहित शासन में, शासन में क्या? शिक्षण का अर्थ। क्या लिखेंगे? शिक्षण का अर्थ। आप लिख लेंगे, ये चीज पूरा लिखा है। तो हमने जो देखा, इन 4 तत्वों के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा, यानी कि मोटी ए, मोटी डी एंड मोटी एल। यानी कि मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ऑटोक्रेसी, मीनिंग ऑफ टीचिंग इन डेमोक्रेसी एंड मीनिंग ऑफ टीचिंग इन लेजेस-फेयर। एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ, लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, और हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। तो देखिए हमने शिक्षण को समझा, शिक्षण के बारे में यह प्रकार कहां से निकल कर आया? इन्हीं 4 तत्वों के आधार पर ये 3 प्रकार का हमारा शिक्षण निकल कर आया। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी को लिख लेते हैं। आई थिंक ये समझ गए होंगे। चलिए लिखिए, लिखे कि इन 4 तत्वों के आधार पर, इन 4 तत्वों के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में
बांट कर देखते हैं, बांट कर देखते हैं। कौन कौन सा है? नंबर 1 डालिए, नंबर 1 डालिए, लिखिए मीनिंग ऑफ टीचिंग, मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी हिंदी में लिखिए। लोक एक तंत्र में, ऑटोक्रेसी का मतलब हमने क्या बताया है? एक तंत्र। तो एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का अर्थ। दूसरा लिखें मीनिंग ऑफ टीचिंग इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। इसमें बोलेंगे लोकतंत्र में, लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ। फिर तीसरा लिखेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग इन लेज़र-फेयर। इसमें लिखेंगे हस्तक्षेप रहित शासन में, हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का अर्थ। तो ये 3 प्रकार का हमने देखा कि कैसे इन 4 तत्वों के आधार पर शिक्षण को 3 प्रकार से बांटा गया है। यानी कि किसमें बांटा गया है? ADL में, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, लेज़र-फेयर। एक तंत्र, लोकतंत्र, हस्तक्षेप रहित शासन। ये चीज क्लियर होगा ना? अगर आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यकीन मानिए ये चीज याद करने की आपको जरूरत नहीं, बस यहीं पर वीडियो देखकर नोट्स बना लेने, आपको एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके हम सभी को जानेंगे। तो पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ऑटोक्रेसी, एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ। ये हेडिंग आप लोग डालिए, फिर हम तब तक इसको आपको समझाते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ऑटोक्रेसी, यानी कि एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? एक तंत्र में शिक्षण का। इसके बारे में हम क्या समझेंगे जरा समझिए। पहले इसमें हम समझा देते फिर लिखना। इसमें हम आपको बताएंगे कि पहले हम किसकी बात करेंगे? शिक्षण व्यवस्था की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शिक्षण व्यवस्था की बात करेंगे। शिक्षण व्यवस्था की जब बात हो जाएगी फिर हम बात करेंगे शिक्षक की। किसकी बात करेंगे? शिक्षक की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम छात्र की बात करेंगे, छात्र क्या समझते हैं, और लास्ट में फिर हम किसकी बात करेंगे? शिक्षक की बात करेंगे। तो पहले इतने एस्पेक्ट को समझते हैं। देखिए अगर हम शिक्षण व्यवस्था की अगर बात करें तो शिक्षण व्यवस्था क्या, यानी कि इसमें एक तंत्र की बात कहाँ हो रहा है? शिक्षण में हो रहा है। इसका मतलब एक तंत्र जो है ये शिक्षण में होता क्या है? तो पहले आप ये समझो सर, बोल दे रहे हैं कि एक तंत्र होता क्या है। बोलिए सर कि एक तंत्र होता क्या, हमको ये बताएं पहले, आगे तो हम समझेंगे ही नहीं, पहले एक तंत्र क्या होता है ये समझिए। तो एक तंत्र यह होता है, मान लीजिए अगर चीन है तो चीन में किसका राज है? सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, और वो एक व्यक्ति कौन है? वहां के राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी और पार्टी की सरकार ही नहीं है। जब भी कोई चीज होगा तो यही अकेले ही राष्ट्रपति बनेंगे, यानी शी जिनपिंग की बात हो रही है। अच्छा, ये इसका मतलब यहाँ पर इस देश में कैसा राज चलता है? तानाशाही चलता है। यानी कि शासन व्यवस्था इस देश की कैसी होगी? तानाशाही होगी। यानी कि जिस देश में कोई एक ही सर्वा होगा वहां पर वो व्यवस्था कैसी होगी? तानाशाही। तो यानी कि जब शिक्षण व्यवस्था होगी और एक तंत्र की बात होगी तो शिक्षा में भी क्या होगा? तानाशाही होगा। और यहाँ पर तानाशाही कौन दिखाएगा? शिक्षक दिखाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी तानाशाही का माहौल होगा, यानी तानाशाही राज होगा। और ये तानाशाही राज्य कौन करेगा? शिक्षक करेगा, शिक्षक करेगा। तो ये बात क्लियर हो रहा है कि तानाशाही माहौल होगा, राजनीति तानाशाही माहौल होगा। और ये तानाशाही माहौल कौन करेगा? शिक्षक के द्वारा हो, मतलब शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। आई थिंक यह बात क्लियर हो रहा। अब शिक्षक पर चलते हैं। शिक्षक में हम क्या बताएं? हमने शिक्षक में 4 तत्वों के बारे में समझेंगे, 4 तत्व। और वो 4 तत्व कौन है? यहाँ पर जब एक तंत्र की बात किया जाता है इसका मतलब क्या है? उसी का सर्वे सर्वा है, वही उसी का पूरा वर्चस्व
है। और अगर शिक्षक की बात करेंगे तो शिक्षक का ही तो इसमें वर्चस्व रहेगा, क्योंकि वैसी का राज है, उसी का तानाशाह है। तो इसमें यानी कि प्रधान कौन होगा? प्रधान यही शिक्षक होगा। यानी कि इसमें सक्रिय कौन होगा? सक्रिय भी इसमें कौन होगा? शिक्षक होगा। और यह जो होता है पूरे कक्षा में एक आदर्श के रूप में जाना जाता है। जैसे शी जिनपिंग अपने देश में क्या होते, एक आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। अगर कोई कुछ बोलेगा तुरंत मरवा देगा, सब कुछ जो कुछ नियम कायदा होगा सिर्फ उसी के हिसाब से। वैसे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में, कॉलेज में जो शिक्षक होता है उसको आदर्श के रूप में मानते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे शिक्षक को क्या मानते हैं? आदर्श मानते हैं। और चौथी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो शिक्षक है वो शिक्षक क्या कार्य करता है? तो शिक्षक पूरी तरह से अपना तानाशाही रोप झाड़ता है। यहाँ पे तानाशाही, तो ये बात क्लियर हो गया आपको। अब अगर हम छात्र की बात करें तो चार तत्व छात्र के बारे में समझिए। छात्र क्या यहाँ पे सक्रिय होगा? नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? छात्र निष्क्रिय होगा। क्या होगा? निष्क्रिय होगा। दूसरी की अगर हम बात करें तो छात्र यहाँ पर कैसा होगा? मौन होगा और भयभीत होगा। तो यहाँ पे लिखिए छात्र यहाँ पर मौन होगा। मौन होने का मतलब शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक। अगर हम तीसरी बात करें तो यह जो होता है एकदम डरा हुआ होगा, यानी कि भयभीत होगा। क्या होगा? भयभीत होगा। और भयभीत श्रोता के रूप में क्या होगा? बना होगा। क्लियर हो रहा है? अब अगर और बात करें तो क्या यह छात्र आलोचना कर सकता है शिक्षक की? तो हम बोलेंगे आलोचना तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका काम है सीधे जो बोल रहे हैं सर उसी को सुन लीजिए, आलोचना नहीं। तो आलोचना नहीं कर पाएगा। क्या तर्क वितर्क कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तर्क वितर्क जो बोल रहे हैं वही सुन लीजिए। तो ये शिक्षक का क्लियर है। और अगर छात्र का ये चार बात है। अगर शिक्षक की हम बात करें तो बोलेंगे ये शिक्षक जो होता है अपना राज्य जो है तानाशाही के हिसाब से चलाता है। यानी कि हम बोलेंगे शिक्षक जो होता है अपना राज्य किस हिसाब से चलाता है? तानाशाही रूप में चलाता है। कैसे चलाता है? तानाशाही रूप में। और इसका ये राज्य कौन है? इसका राज्य वो कक्षा है, यानी कि वो कक्षा है। तो ये चीजें अगर आप समझ लिए हैं जो हमने समझा रहा है, क्या कि पहले शासन प्रणाली देखेंगे वहां पे कैसे तानाशाही का माहौल था। फिर शिक्षक पे आते हैं और शिक्षक क्या करता है? ये प्रधान होगा, सक्रिय होगा और कक्षा में एक आदर्श के रूप में पूजा जाएगा। तो ये सारी बातें। और छात्र क्या होगा? वही निष्क्रिय, मौन और सारी बातों को सुनेंगे, एकदम भयभीत रहेंगे। तो ये सभी चीज। और फिर जो शिक्षक है अगर हम कहें तो शिक्षक जो अपना राज्य है एक तरह से तानाशाही रूप में प्रकट करता है। मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर हो गया। और अगर क्लियर हुआ है तो अब चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले इसको समझ लेंगे तो एक बात क्लियर है कि आप इसको बेहतर ढंग से लिख भी लेंगे। पहले आप समझा करिए फिर लिखिए। तो चलिए आप लिखिए, पॉइंट डालकर आप लोग लिखेंगे। लिखिए लिखिए इन चार तत्वों के हिसाब से हमने तीन भागों में बांटा। एक तंत्र की जब बात की तो लिखिए एक तंत्र में लिखिए यहाँ पर, यहाँ का मतलब क्या होगा? एक तंत्र में। तो लिखिए यहाँ पर शासन प्रणाली, यहाँ पर शासन प्रणाली, शासन प्रणाली तानाशाह के रूप में प्रकट की जाती है। तानाशाह के रूप में प्रकट की जाती है। अच्छा, तानाशाह के रूप में प्रकट की जाती है तो हम बता सकते हैं, अगला पॉइंट लिखेंगे जिसमें शिक्षक मुख्य भूमिका निभाता है। जिसमें शिक्षक क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है, भूमिका निभाता है। और अगर शिक्षक मुख्य भूमिका निभा रहा है तो क्या होगा? हम बता सकते हैं कि जो ये शिक्षक है ये शिक्षक क्या होगा? सक्रिय होगा। बोल देखते हैं यह शिक्षक निभा रहा है अतः, यहाँ पे लिखें अतः शिक्षक सक्रिय रूप में तथा प्रधान होता है। सक्रिय रूप में तथा प्रधान होता है। छात्र लिखें छात्र शिक्षक को
कक्षा में आदर्श के रूप में मानते हैं। कक्षा में आदर्श के रूप में क्या करते हैं, मानते हैं, ठीक है ना। तथा शिक्षक कक्षा में अपना रौब बनाए रखता है। ये बात क्लियर हो गया। अब अगर हम छात्रों की बात करें तो छात्रों की 4 पॉइंट तो लिखे छात्रों को लेकर। छात्र यहाँ पर निष्क्रिय होते हैं तथा शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ध्यानपूर्वक क्या करते हैं, सुनते हैं तथा भयभीत श्रोता बने रहते हैं। भयभीत श्रोता बने रहते हैं। ये बात आया, यहीं पे लिख लीजिए। छात्र शिक्षक से तर्क वितर्क तथा आलोचना नहीं कर सकता है। जो हमने बताया वही सारी चीजें थी। तो ये चीज आप क्लियर हो गई होगी, लिख लिए होंगे। अब ऊपर चलते हैं, फिर से क्या लिखिए इसमें। जब छात्र आलोचना नहीं कर पाएगा तो अब क्या होगा, तो यहीं पे लिखिए। अतः शिक्षक अपना राज तानाशाह के रूप में चलाता है। तानाशाह के रूप में क्या करता है, चलाता है। ये बात क्लियर हुआ, चलाता है। तो यहाँ तक हमने जो बातें आपको समझाई थी वो चीजें हमने क्लियर कर दिया और लिखवा भी दिया। तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसी में थोड़ी बातें और हैं, उसको समझ लेते हैं। जरा समझिए, फिर इसके बाद फिर आप लोग लिखिएगा। जरा देखिए, अगर हम फिर एक तंत्र में बात करें, एक तंत्र में थोड़ी सी 2 बातें निकल कर आती है। एक होता है अधिक विकसित व्यक्तित्व और एक होता है कम विकसित व्यक्तित्व। इसमें का मतलब है, अधिक विकसित व्यक्तित्व का कहने का मतलब है वो ज्यादा समझदार है, एकदम परिपक्व हो गया है। परिपक्व का मतलब है कि समझदारी उसके अंदर आ गई है, उसे हम बोलेंगे अधिक विकसित व्यक्तित्व। और कम विकसित व्यक्तित्व का मतलब अभी उसके अंदर समझदारी नहीं आई है और वो परिपक्व नहीं हो पाया है, परिपक्व नहीं है। यानी कि जो परिपक्व नहीं है ये कौन है, छात्र है, ये छात्र है। और जो अधिक विकसित है यानी कि वो परिपक्व है, और तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये कौन है, शिक्षक है। समझ गए इस बात को। तो जो होता है अधिक परिपक्व व्यक्ति किसकी तरफ जाते हैं, कम परिपक्व व्यक्ति की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि इसको ज्ञान देना होता है, इसीलिए अधिक से कम की तरफ अग्रसरित होते हैं ज्ञान देने के रूप में। आई बातें क्लियर हो रहा होगा कि जो हम ये बात बताए हैं आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहीं पर लिख लीजिए कि एक तंत्र में अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व की तरफ जाता है। कम विकसित व्यक्तित्व की तरफ जाता है। अतः जिससे मतलब लिख सकते जाता है, जिससे कम विकसित व्यक्तित्व वाले लोग कम विकसित व्यक्तित्व के लिखते रहिए, व्यक्तित्व के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। व्यवहार में
क्या हो जाए, परिवर्तन किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके। इसका क्या मतलब, जब वो उसको पढ़ाएगा, उसके ज्ञान को देगा, तो जो कम विकसित वाले व्यक्तित्व हैं यानी जो छात्र हैं उसका व्यवहार बदलेगा कि नहीं, उसको ज्ञान होगा, उसको व्यवहार बदलेगा। तो इसकी यही बात है, जब जाता है तो जिससे कम विकसित व्यक्तित्व के व्यवहार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ये बात किसने कहा था, अगर ये पूछेगा तो ये बात आपका एक लेखक हैं, वो लेखक आप बिल्कुल याद रखना। अगर हम बोलें तो वो है आपके पूरी तरह से यहाँ पे मिटा दे, जगह है नहीं, तो इतनी पूरी बात हो गई। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, एक लेखक की अगर हम बात करें तो वो लेखक है आपका मॉरिसन। कौन है, मॉरिसन। तो ये मॉरिसन पेन नहीं चल रहा है, रुकिए, ये मॉरिसन है। तो मॉरिसन जो है ये अल्प विकसित व्यक्तित्व को कम विकसित व्यक्तित्व की बात की है। तो ये बात क्लियर हो गया। तो आप लिख लेना उसी के आगे डैश लगाकर, मॉरिसन के अनुसार, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। अब थोड़ा सा एक तंत्र में और बात कर लेते हैं, बस ये लास्ट बात है, यहाँ से एक तंत्र वाला आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या है, बोल रहा है जो एक तंत्र वाला होता है इसमें एक शिक्षण की व्यवस्था होती है। क्या होती है, शिक्षण की व्यवस्था होती है। और ये शिक्षण की व्यवस्था किस प्रकार करता है, दो प्रकार से करता है। कह रहा है जो शिक्षण होता है वो शिक्षण की व्यवस्था शिक्षण केंद्रित होता है, शिक्षण केंद्रित होता है। और शिक्षण जो होता है वो स्मृति स्तर तक होता है, यानी कि यहाँ पर आपके दिमाग में वो बातें चली जाएगी, याद हो जाएगी, परंतु वो समझ का जो दायरा होता है बोध नहीं हो पाएगा, ज्ञान नहीं मिल पाता है। इसीलिए इसको शिक्षण का जो स्तर बोलते हैं स्मृति लेवल तक का बोलते हैं। क्लियर हो रहा होगा ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये एक तंत्र को खत्म कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ताकि अच्छे से धीरे धीरे ही आगे बढ़ा जाएगा। तो लिख लीजिए इसको कि एक तंत्र में शिक्षण व्यवस्था, लिखिए अच्छे से, एक तंत्र में शिक्षण व्यवस्था शिक्षण केंद्रित होता है, शिक्षण केंद्रित होता है तथा शिक्षण, तथा इसी में आगे जोड़ लीजिए, तथा शिक्षण व्यवस्था स्मृति स्तर तक होता है, स्मृति स्तर तक होता है। तो ये बात क्लियर हो गया है, ये बात एकदम क्लियर हो गया है कि जो एक तंत्र था, एक तंत्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा। जरा देखिए, थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट समझ लीजिए। फ्लो चार्ट क्या है, अगर हम एक तंत्र यानी कि ऑटोक्रेसी में बोलेंगे तो ऑटोक्रेसी में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बोला था कि शासन प्रणाली कैसी है, वहां पे तानाशाह के रूप में बात बताएंगे। शासन प्रणाली आप समझ जाएंगे, शासन प्रणाली का मतलब क्या हुआ, वहां पर हम किसके रूप में बताएंगे, तानाशाह के रूप में। फिर हमने बोला था शिक्षक के बारे में क्या पढ़ा, तो शिक्षक के बारे में हमने क्या बात बताया, वो 4 बातें बताई। आप 4 बातें क्लियर है, आप वीडियो को देख लीजिए। फिर छात्र को लेकर हमने क्या बात बताई, 4 बातें छात्र को भी लेकर बताई, वो भी आप क्लियर कर लेंगे। और लास्ट में शिक्षक को लेकर एक बातें हमने और बताई, जो कि तानाशाह राज्य में चलाता है, तो एक बात है। और फिर यहाँ पर हमने बोला था कि अधिक विकसित व्यक्तित्व की बात बताई, और ये कहाँ किधर जाता है, कम विकसित व्यक्तित्व पे। फिर अगर अगली बात बोलेंगे तो यहाँ पर हमने शिक्षण व्यवस्था को बताया कि शिक्षण व्यवस्था एक तंत्र में किस तरह से होती है। हमने 2 रूप बताए थे, एक होता था शिक्षण केंद्रित और एक होता था आपका शिक्षण स्मृति। तो यह आपकी ओवरऑल इतने पॉइंट को यदि आप फ्लो चार्ट के रूप में समझ गए हैं तो यकीन मानिए शिक्षण व्यवस्था में एक तंत्र का जो सिद्धांत है वो आप बेहतर ढंग से आप लोग लिख पाएंगे। अगर किसी भी पेपर में आ गया और इस हिसाब से आप लोग लिख दिए तो एक अच्छा नहीं बेहतरीन आपका लिखावट या लेखन हो जाएगा वहां पर, जो बेहतर तरीके से आपकी समझ को विकसित करेगा। याद रखना, मॉरिसन ने एक तंत्र में एक ऐसे ही लेखक है जो अकेले इसके बारे में बताया है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करें वीडियो को। और